हेलो हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार ज़रूर बताएं। वापस स्वागत है आपका। अब हम विदेशी व्यापार की जो क्लास हुई थी उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अगर मैं वो उस समय करता जल्दी तो सही नहीं रहता। इसलिए हम लोग थोड़ी सी चर्चा, 1 घंटे की एक अल्पकालीन चर्चा करेंगे। हम ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो काम की चीज़ है उसको स्किप नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको पढ़ेंगे अपन। मुझे पता है आपके पास समय इतना नहीं है। मैं वैसे भी आज और कल 2 दिन का समय ही लूँगा। उसके पश्चात नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है फिर? हम लोगों ने सुबह स्टार्ट किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। और भुगतान संतुलन के इस पक्ष को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। भुगतान संतुलन के एक पक्ष को हम लोग, चालू खाता जो है, उसे बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। लेकिन एग्जाम में कभी कभी कुछ और क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आपके पूंजी खाते से संबंधित होते हैं। और पूंजी खाते में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विदेशी निवेश और विदेशी ऋण। और विदेशी ऋण तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, वो हमें पढ़ने चाहिए और डाउट भी क्लियर होना चाहिए। जैसे वो शब्द क्या हैं? आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई क्या है, सर पी नोट्स क्या होते हैं, ऐसे कुछ शब्द आते हैं। कभी कभी आप नाम सुनते हो, एक्सचेंज रेट क्या है, विनिमय दर क्या है, परिवर्तनीयता क्या है, ऐसे नाम सुनते हो। ऐसे कुछ नामों पर चर्चा करेंगे। और एक हमारी विदेश व्यापार नीति 2025 भी पढ़ेंगे। विदेश व्यापार नीति 2025 पे पढ़ेंगे, ठीक है। 2023 भी पढ़ेंगे। ये कुछ चीज़ें बची थी जिसे हमें पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद में आगे सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा ठीक है। अब मैं जो भी सब्जेक्ट चालू करूँगा वो आरएस मेंस वालों के लिए करूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में बिहेवियर, लॉ, सोशोलॉजी, ये सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा मैं। तो एक बार खूब पढ़ा दिया मैंने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पिछले 2-2.5 महीने में। क्या ज़्यादा मैंने तुम्हें पढ़ा है भाई, खूब पढ़ा है। ये कुछ शब्द है ना, जैसे कभी कभी आप नाम सुनते हो, ब्राउन फील्ड एफडीए क्या होता है, ग्रीन फील्ड एफडीए क्या होता है। ये कुछ नाम और कुछ डाटा और पढ़ेंगे, छोटी क्लास है। ब्राउन फील्ड एफडीए क्या होता है, ये कुछ नाम और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमारा कोई प्रश्न गलत ना हो। पॉलिटी रिवीजन करवा दो। इकोनॉमिक्स का रिवीजन तो अपन बैक टू बैक मारेंगे, फालतू में भूल जाएंगे। इससे चाहता हूँ तो रिवीजन करवा दूंगा। कोई नहीं, पहले इको तो पूरा हो। आज तो पूरा दिन इकोनॉमिक्स में ही जाएगा। अभी आधे घंटे ये पढ़ते हैं, 1-1.5 घंटे फिर सर्विस सेक्टर पढ़ना है, और एक फिर बाद में वो पंचवर्षीय योजना भी पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना भी पढ़ेंगे। राजस्थान इको तो हो गया ना, इको सर्वे हो रहा है, उसको साथ साथ कवर करते जाओ। राजस्थान इको तो इको सर्वे हो रहा है, वैसे वैसे कवर करते जाओ। कोई बात नहीं, करवा दें, सब करवा दें, टेंशन ही मत लो। आ जाओ, चर्चा करते हैं। स्पेशली आपके यहाँ पर पूंजी खाते के बारे में, और ये कुछ शब्द जो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं, उन शब्दों को पढ़ने की थोड़ी सी चेष्टा रखते हैं। इंटरेस्टिंग है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की
कोशिश करना काम की चीज़ें हैं। जब हम पूंजी खाते के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके कैपिटल अकाउंट में सबसे मेन चीज़ जो है वो दोस्तों आपके यहाँ है, एक तो विदेशी निवेश और एक विदेशी ऋण। सबसे पहले हम विदेशी निवेश में हमारे एफडीआई और एफपीआई को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एफपीआई क्या होता है और एफडीआई क्या होता है, जिसमें हम विदेशी आपके यहाँ पर पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश हम किसे कहते हैं उसके ऊपर भी हम लोग जो है वो थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या होता है जी, क्या मामला है, थोड़ा सा जो है वो दोस्तों जो है वो ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो याद रखें, एफपीआई का मतलब होता है कि कोई विदेशी कंपनी या कोई भी शेयर होल्डर अगर हमारे देश के अंदर केवल शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता है, मतलब अल्पकालीन निवेश करना चाहता है, मतलब जब चाहे तब लगाए, जब चाहे तब निकाल के ले जाए, मतलब वो हमारे यहाँ शेयर होल्डिंग ले रहा है, उसे मुनाफा लेना है या फिर घाटा हो तो घाटा लेना है, लेकिन उसे कोई मैनेजमेंट का चक्कर नहीं है। सेबी का रूल कहता है कि अगर कोई भी जो है वो दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर 10% से कम शेयर होल्डिंग रखता है तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है, अप्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। इसमें आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं, आपको कंपनी का प्रॉफिट, आपको कंपनी का नुकसान सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपकी प्रबंध में कोई भूमिका नहीं होगी, मैनेजमेंट में आपके कोई राइट नहीं होंगे, जिन्हें हम विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पैसा चाहिए 10% से ज़्यादा। अगर आप टोटल मतलब किसी कंपनी 100 करोड़ नेटवर्थ है तो वहाँ आपके पास 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट है, तब जाके हम बोलते हैं 10% से ज़्यादा इनकी शेयर होल्डिंग है। तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है क्या, इसके ऊपर हम लोग जो है वो थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी जो है वो दोस्तों यहाँ पर जो है वो याद रखें क्या होते हैं ये। तो याद रखें, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से तात्पर्य हमारे यहाँ पर है कि किसी भी भारतीय कंपनी के अंदर शेयर मार्केट में किया गया निवेश जो कि 10% के आसपास हो, 10% से कम हो, तो उसे हम बोलते हैं एफपीआई। उसे हम क्या बोलते हैं? एफपीआई। क्या बोलते हैं दोस्तों? एफपीआई। ये आपका विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बोल लो इसे, चाहे विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश बोल लो, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बोल लो, या जो है वो दोस्तों विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश बोल लो, इनडायरेक्ट निवेश बोल लो, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश बोल लो। ये क्या है जी? ये है अल्पकालीन निवेश है। यह क्या है? अल्पकालीन निवेश है, निवेश है। और सेबी के अनुसार, सेबी के अनुसार इसकी मैक्स, इसकी सीमा कितनी है? 10%, 10% तक, 10% से कम होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए। इसमें आप शेयर बाजार के माध्यम से किसी कंपनी में निवेश करते हैं। कंपनी में क्या करते हैं? निवेश करते हैं। और जब आप शेयर बाजार के थ्रू निवेश करते हैं तो इस निवेश को जो है वो दोस्तों याद रखना, विदेशी निवेशक केवल लाभांश का हकदार होता है। लाभांश या अगर हानि हो तो हानि का हकदार है। सेबी कहती है कि प्रबंधन के अधिकार नहीं दिए जाते। एफपीआई में निवेशक को प्रबंधक
या प्रबंध में, मैनेजमेंट में तथा मताधिकार नहीं दिए जाते। बस अगले का उद्देश्य है कि आओ पैसा लगाओ, पैसा कमाओ और मौज करो। आओ पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, मौज करो। घाटा हो तो घाटा लो, नुकसान हो तो नुकसान लो। बस सिंपल सी बात, बस सिंपल सी बात। क्लियर? श्योर? अब इससे संबंधित कुछ चीज़ें और हैं जिसके ऊपर हम लोग जो है वो चर्चा कर लेते हैं। करें? आ जाओ, थोड़ी सी चर्चा हमारे यहाँ पर जो है वो करते हैं। अब एफपीआई के तहत जो पैसा मिलता है उस पैसे को स्पेशली हम हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी क्यों कहते हैं? 3-4 शब्द समझने पड़ेंगे। एफपीआई के तहत जो आता है, जो पैसा के तहत निवेश को क्या कहा जाता है? निवेश को हॉट मनी कहा जाता है। ये शब्द है, कभी कोई तुमसे पूछ ले क्या कहा जाता है? हॉट मनी कहा जाता है। अब हॉट मनी क्यों कहा जाता है जी? हॉट मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो जी, इस पैसे का सर्कुलेशन होता है ना, इस पैसे का फ्लो जो होता है, इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो, वो थोड़ा सा जो है वो आपके यहाँ पर अस्थिर है। इसकी प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति है वो लौट कर जाने की प्रवृत्ति है। इसमें ये फिक्स नहीं है कि पैसा लगा दिया तो यहीं रहेगा। इसके अंदर जो है वो फ्लो जो है वो हमेशा अस्थिर रहता है। इस मनी की जो प्रवृत्ति है वो लौट कर जाने की है। ये पैसा मार्केट में जब आता है तो दोस्तों जो है वो आपके देश को मजबूत करता है, जाता है तो कमजोर भी करता है। अब किसी ने पैसा लगा रखा है, मान लो उसको लग रहा है कि अब सिंगापुर के शेयर मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट है, वो इंडिया वाले से निकालेगा, सिंगापुर में लगाया। उसको लग रहा है कि अमेरिका में अच्छा है, वो इंडिया से निकालेगा, अमेरिका में लगाएगा। आप रोक भी नहीं सकते क्योंकि उसने केवल आपके जो शेयर में पैसा लगाया था। आपने ना उसको मताधिकार दिए, ना उसे प्रबंध के राइट दिए। उसने आपके यहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई प्लांट तो लगाया ही नहीं ना कि उसे बेच कर जाना है। उसे तो शेयर खरीदे थे, शेयर बेच देगा वो। उसने तो शेयर खरीदे थे और शेयर बेच देगा वो। शेयर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो बेच देगा। तो ये आप लोग जो है वो दोस्तों जो जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आपके यहाँ पर हॉट मनी कहते हैं। इस पैसे को हम क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं। अब थोड़ी एफपीआई के बैकग्राउंड के ऊपर चलते हैं, जहां से क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आप अगर यहाँ आ सके तो उसको भी जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। कल को 2-4 टर्म और है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2-4 टर्म और है, उससे भी। ये तो एकदम क्लियरिटी होगी एफपीआई क्या है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से तात्पर्य किसी भी विदेशी निवेशक द्वारा भारतीय शेयर बाजार में किए गए निवेश है। ये किसी संस्था में किसी विदेशी निवेशक द्वारा किया गया 10% से कम का निवेश है। इसमें केवल और केवल वह जो है वो शेयर होल्डर बनता है जिसमें उसे लाभांश या हानि का हकदार है। उसे प्रबंध में भूमिका नहीं दी जाती, उसे वोटिंग राइट नहीं दिए जाते। और एफपीआई के तहत जो निवेश होता है उस राशि को हम हॉट मनी कहते हैं क्योंकि इसका सर्कुलेशन फास्ट है, इनफ्लो आउटफ्लो कभी भी हो सकता है। तो इसमें जो लौट कर जाने की प्रवृत्ति है, इसका फ्लो अस्थिर है। ये अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो भारतीय शेयर मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट डाउन चल रहा है तो भारतीय शेयर मार्केट से पैसा जाएगा। इसलिए इसे हम हॉट मनी कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं और दोस्तों यहां पर हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। क्या है भाई चर्चा? भारत में एफपीआई तक हम पहुंचे कब? पोर्टफोलियो निवेश तक पहुंचे कहां? सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1992 के आसपास जो है वो दोस्तों जो क्या स्टार्ट किया था, याद रखें। हमारे यहाँ पर विदेशी संस्थागत निवेशक की अनुमति दी थी हमने 1992 में। एलपीजी सुधार के बाद, एलपीजी सुधार के बाद, एलपीजी सुधार के बाद हम लोगों ने क्या अनुमति दी? एलपीजी सुधार के बाद
हम लोगों ने, समझने वाली चीज़ है, मज़ेदार है आज वाले ये तीनों चारों टॉपिक, आनंददायक है, तो आराम से बैठे रहो। एलपीजी सुधार के बाद 1992 में भारत में पहली बार संस्थागत विदेशी निवेशकों को, संस्थागत मतलब कंपनी, संस्थागत विदेशी निवेशकों को, विदेशी निवेशकों के लिए, निवेशकों हेतु भारतीय शेयर बाजार ओपन किया गया। भारतीय शेयर बाजार ओपन किया गया कि अब अगर कोई कंपनी चाहे ना, तो जो है वो दोस्तों जो है वो क्या कर सकती है, कोई कंपनी चाहे तो भारतीय शेयर मार्केट में पैसा लगा सकती है। तो उस ज़माने में हम इसे एफपीए नहीं कहते थे, उस ज़माने में हम इसे क्या बोलते थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक। उस ज़माने में हम क्या बोला करते थे, विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक। धीरे धीरे समझना, जल्दी नहीं, देखो मेरे ही नहीं है तो तुम क्यों जल्दी करो। एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, उस जमाने में हम इसे विदेशी संस्थागत निवेशक जो है वो दोस्तों जो है वो हम कहा करते थे। मतलब ये है कि अगर हमारी कोई टाटा कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है, तो अमेरिका की जो है वो कोई एक्स नाम की कंपनी, वाई नाम की कंपनी, जेड नाम की कंपनी पैसा लगा सकती है। लेकिन कल को ट्रंप की इच्छा हो, टॉम की इच्छा हो, जॉन की इच्छा हो, ये पैसा नहीं लगा सकते। आदमी को अनुमति नहीं है, आदमी को अनुमति नहीं है, संस्था को अनुमति है। केवल किसको अनुमति है, संस्था को अनुमति है, आदमी को अनुमति नहीं है। पहली बात समझे। 1992 में हम लोगों ने फॉरेन जो इन्वेस्टर्स में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे, जो व्यक्तिगत निवेशक थे, उनको अनुमति नहीं दी। हमने कहा जो विदेशी कंपनियां हैं, जो आपकी जो है वो विदेशी कंपनियां हैं, वो विदेशी कंपनियां भारत की शेयर मार्केट के अंदर कंपनियों में पैसा लगा सकती है। उसे हम क्या कहते थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेशक। अब ये काम तो हमने चालू कर लिया, लेकिन इस काम की वजह से जो है वो हमें एक जो है वो दोस्तों जो है वो समस्या हुई। क्या हुई, हमें एक जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर समस्या हुई। और वो समस्या क्या थी, समस्या इतनी सी थी कि अब टॉम और जॉन को और आपने डायरेक्ट तो रोक दिया, लेकिन ये रुकने वाले थोड़ी थे, नहीं रुकने वाले थे ना। क्या किया इन्होंने, अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ आपको समझना पड़ेगा पी नोट्स की समस्या, पार्टिसिपेटरी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स की समस्या यहां पर जो पैदा हुई। पी नोट्स की व्यवस्था स्टार्ट हुई। अब पी नोट्स क्या था, धीरे धीरे चलेंगे, अभी 2019 तक आएंगे, धीरे धीरे चलेंगे 2019 तक आएंगे। मान लो कि भारत के अंदर भारतीय शेयर बाजार में हमने अनुमति दे दी। अब भारतीय शेयर बाजार में के अंदर मान लो कोई कंपनी, मान लेते हैं टाटा कंपनी है। अब टाटा कंपनी जो है उसके कुछ शेयर जो है वो यूएसए की कंपनी, मान लेते हैं कोई आपके यहाँ पर XYZ को यूएसए की कंपनी है, उसने ले लिया। उसने जो है वो क्या ले लिया, मान लो आपके यहाँ पर 500 शेयर खरीद लिए। कितने शेयर खरीद लिए, 500 शेयर खरीद लिए। अब भारतीय शेयर बाजार में सब पैसा लगाना चाहते हैं, मतलब ट्रंप की भी इच्छा है, बराक ओबामा की भी इच्छा है, जॉन की, एलन मस्क की, सबकी इच्छा है, वहाँ जितने भी लोग हैं उन सबकी इच्छा है, पर वो लगा ही नहीं सकते, रूल ही नहीं है। 1992 में हमने कहा केवल कंपनी लगा सकती है, आदमी नहीं लगा सकता, व्यक्तिगत निवेशक बैन था। तो अब ये जो अमेरिका की जो कंपनी है ना, इस कंपनी ने अपने यहाँ पर जो है वो दोस्तों जो है क्या जारी किए, पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये 500 के शेयर है ना, इन शेयर को जो है वो दोस्तों कुछ शेयर में तोड़ करके जारी कर दिए पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स। मतलब जो है वो 5 शेयर का, 10 शेयर का, 2 शेयर का, 3 शेयर का,
4 शेयर का, 15 शेयर का, ऐसे करके कुछ जारी कर दिए। और उनको कहा कि भाई तुम्हें देखो हमने 500 शेयर खरीद रखे हैं, तुम चाहो तो जो है वो 500 में से 5 रख लो, तुम 10 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 15 रख लो। तो अब अगर ट्रंप को खरीदने हैं तो वो उसने 5 पी नोट्स खरीद लिए, उसने 10 खरीद लिए, जॉन ने जो है वो दोस्तों 10 खरीद लिए, आपके यहाँ पर एलन ने जो है वो दोस्तों जो है वो 2 खरीद लिए, ठीक है, जो है वो आपके बराक ने जो है वो दोस्तों 3 खरीद लिए। ऐसे कर करके जो है वो वहाँ के इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने भी पैसा भारतीय शेयर मार्केट में लगा दिया इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो अनुमति नहीं थी। मतलब जो विदेशी कंपनी थी, जो संस्थागत निवेशक थे, तो उन्होंने अपने मूल देश में जाके भारतीय शेयर बाजार के जो शेयर थे उनको पी नोट्स के रूप में जो है वो बांट दिया, पार्टिसिपेटरी नोट्स के रूप में जो है वो बांट दिया। अब जब हमने ये चीज देखी तो हमें ये पता चला, चलो जॉन, ट्रंप, एलन, ब्राक ये तो ठीक है, जो ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग जो और हैं, रमेश और सुरेश, इन्होंने भी खरीद रखे हैं, रमेश और सुरेश इन्होंने भी खरीद रखे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि पी नोट्स के अंदर हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ किस किस ने पैसा लगा रखा है। हमें ना तो पी नोट्स के शेयर होल्डर का पता, और ये पी नोट्स वाले क्या करते थे, फिर आगे जो है वो ट्रंप ने जो है वो दोस्तों जो है वो और किसी को बांट दिया, उसने जो है वो किसी और को दे दिया, उसने जो है वो जॉन सिन्हा को दे दिया, बटिस्टा को दे दिया, आगे किसी और को दे दिया, ऐसे कर करके जो है वो आगे और दे दिए। अब पी नोट्स लाओ और अपना हिस्सा ले जाओ। इससे 2 बड़ी समस्याएं थी भारतीय शेयर बाजार को। पी नोट से 2 महत्वपूर्ण समस्याएं थी। एक तो पी नोट्स के माध्यम से जो है वो दोस्तों जो है वो काला धन भारतीय शेयर बाजार में लगाया जा रहा था, काला धन भारतीय शेयर बाजार में लगाया जा रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या हमारे सामने ये थी कि लोग जो है वो टैक्स बचाने के लिए भी इस तरीके से जो है वो पैसा लगा रहे थे। इंडियंस भी बहुत सारे जो है टैक्स बचाने के लिए इधर से पैसा जो है लगा रहे थे। ये गलत परिपाटी थी। ये एक जो है वो दोस्तों आपकी क्या थी, गलत परिपाटी थी। और गलत परिपाटी होने की वजह से हम लोगों को जो है वो इसको रेगुलेट करना जरूरी हो गया। और रेगुलेट करना है तो या तो इनको अनुमति दे दो कि भाई तुम्हें अगर डायरेक्ट लगाना है आओ डायरेक्ट लगाओ, अपना पैन कार्ड लाओ, आपके देश का कोई आधार कार्ड है वो लाओ, लगाओ पैसा। आप भी अनुमति XYZ नाम की कंपनी को है, कंपनी ने जारी कर दी है पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स, ठीक है, और वो इंडिविजुअल के पास पड़े और वो आपस में सर्कुलेट हो रहे हैं। अब भारतीय टाटा कंपनी को पता ही नहीं उसके पी नोट्स किस किस ने खरीद रखे हैं, उसके पास पैसा किस किस का आ रखा है। अगर आ रखा है तो हमें पता होना चाहिए। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ स्पेशली क्या स्टार्ट किया, हम लोगों ने 2011 से जो है वो दोस्तों जो है वो हमने शेयर बाजार में क्वालिफाइड जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी जो है वो दोस्तों अनुमति दे दी। हमने व्यक्तिगत निवेशक को भी 2012 में अनुमति दे दी, संस्थागत को तो दे ही रखी थी। फिर हमने क्या किया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हमें कहा कि ऐसे मत करो, आप लोग व्यक्तिगत निवेशक को भी जो है वो दोस्तों क्या दो, अनुमति दो, क्योंकि पी नोट्स की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर हम लोगों ने जो है वो दोस्तों 2012 में FII की तो पहले से अनुमति थी, 2012 में हम लोगों ने स्पेशली 2012 के अंदर, 11 के अंदर म्यूचुअल फंड में दी थी, शेयर बाजार में प्रॉपर 2012 के अंदर हम लोग 2011 में म्यूचुअल फंड में दी थी, 12 में हमने प्रॉपर शेयर बाजार में QFI नाम की एक अलग कैटेगरी बना दी, योग्य क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, योग्य विदेशी निवेशक को हमने अनुमति दे दी कि तुम्हें पी नोट वी नोट अलग से जो है वो खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम तो आओ और डायरेक्ट हमारे शेयर बाजार में पैसा लगा दो। तो अब संस्था को लगाना है तो लगा दो, ठीक है, और किसी व्यक्ति को लगाना है तो व्यक्ति लगा दो, किसी व्यक्ति को लगाना है तो दोस्तों जो है वो व्यक्ति लगा दो। जायज बात है, ठीक है, आई बात समझ में। पहले केवल संस्था को अनुमति थी 1992 में, फिर हम लोगों ने जो है वो लगभग 20 साल बाद में, क्योंकि समस्या क्या थी, हम तो टॉम को, जॉन को, ट्रंप को शेयर नहीं दे रहे थे,
लेकिन ये कंपनियां अपने देश के अंदर पी नोट जारी कर रही थी, पी नोट के माध्यम से बहुत सारा ब्लैक मनी भारतीय शेयर मार्केट में आ रहा था, रेगुलेट भी नहीं हो रहा था, पता भी नहीं था। तो भारतीय शेयर मार्केट ने, सेबी ने प्रॉपर रूप से जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो अनुमति दी कि ठीक है, आप जो है वो QFI, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये क्या था, विदेशी संस्थागत निवेशक, और ये योग्य विदेशी निवेशक की हमने जो है वो क्या दे दी, अनुमति दे दी। 2012 से अब कोई जॉन हो चाहे कोई ट्रंप हो, जो भी पैसा लगाना चाहे हमारे यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया भाई पैसा, बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे समझ में। तो पी नोट्स की समस्या के समाधान के लिए, पी नोट्स की समस्या, पी नोट्स क्या थे, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा, विदेशी FII द्वारा, FII द्वारा अपने देश में, अपने देश में भारतीय शेयरों को पी नोट्स के रूप में जारी किया जाता था, के रूप में जारी किया जाता था, जो कि लीगल नहीं था, जिसमें काला धन, जिसमें ब्लैक मनी, टैक्स चोरी की संभावना ज़्यादा थी, काला धन और टैक्स चोरी की संभावना ज़्यादा थी। तो ये क्या थे, पार्टिसिपेटरी नोट्स थे। और इसकी समस्या के समाधान के लिए हमने जो है वो 2012 के अंदर क्या स्टार्ट किया, 2012 में QFI, क्वालिफाइड विदेशी निवेशक, योग्य विदेशी निवेशक, योग्य विदेशी निवेशक की एक अलग कैटेगरी बनाई। और अलग कैटेगरी बनाते हुए हम लोगों ने जो है वो भारतीय शेयर बाजार में, भारतीय शेयर बाजार में, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों को भी, व्यक्तिगत निवेशकों को भी निवेश की अनुमति देती, निवेश की अनुमति देती। अब जोन लगाओ और चाहे ट्रंप लगाओ, अनुमति हमने देती, बात खत्म। ये आपका QFI। अब एक हो गया FII, संस्थागत इंस्टीट्यूशनल, एक क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, जो आपका क्या हो गया QFI, योग्य विदेशी निवेशक। हमारे पास जो है वो दोस्तों कौन सी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी आ गई। इस कंडीशन के अंदर हम लोगों ने 1 जून 2014 को, 1 जून 2014 को एक नया नाम दिया जो आज आप पढ़ रहे हैं। 1 जून 2014 को हम लोगों ने FII और QFI दोनों को मिलाकर एक नई कैटेगरी बना दी, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। और अभी हमारे यहाँ हमने सेबी ने रेगुलेशन भी बनाया है, FPI रेगुलेशन 2019 चल रहे हैं, जिसके तहत हमने काफ़ी उदार कर दिया है। FPI विनियम 2019 के तहत सेबी ने FPI नियमों में उदारता लाए। क्या वो लगाओ पैसा जिसको लगाना, कि पहला काम पूरा हुआ है। कितना, आधा घंटा लग गया इसमें भी, धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, मज़ा आता है। ये आपने क्या समझा, एक ही कैटेगरी पढ़ाई है मैंने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, भारतीय शेयर बाजार में लगाया हुआ निवेश जो 10% से कम होता है। याद रखें, अप्रत्यक्ष निवेश है, अल्पकालीन निवेश है, 10% से कम है, आपको वोटिंग राइट नहीं मिलते, प्रबंध में आपकी कोई भूमिका नहीं है, आप बस प्रॉफिट ले जाओ, प्रॉफिट ले और जाओ, आप जब चाहो पैसा लगाओ, जब चाहो पैसा निकालो। और FPI के तहत जो पैसा आता है उससे हम हॉट मनी कहते हैं,
फ्लो इसका अस्थिर होता है, लौट कर जाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे हम जो है वो क्या कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। भारत में एलपीजी सुधार के बाद 1992 में शुरू में केवल कंपनियों को अनुमति थी, फिर पी नोट की समस्या आई क्योंकि कंपनियों ने वहां पर पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी कर दिए, जिसकी वजह से ये यहाँ पर काला धन और उसके साथ साथ आप लोगों के पास जो है वो दोस्तों क्या बोलते हैं टैक्स चोरी हो रही थी। उस कंडीशन में हम लोगों ने कहा भाई किसी को लगाना है लगाओ, क्यूएफआई बना दिया कि योग्य विदेशी निवेशक इंडिविजुअल भी हमारे यहाँ पैसा लगा सकता है। तो ये 92 में और 12 में काम हुआ और 14 में हम लोगों ने जो है वो दोस्तों दोनों को मिलाकर नई कैटेगरी बना दी एफपीआई। ये बात है, ये किस किस के दिमाग में बैठा। अब अगली बात एफडीआई दिमाग में बिठाएंगे। अब अगली बात एफडीआई दिमाग में बिठाएंगे। बैठ गया दिमाग में? सही से बताना। बताओ बताओ। अब एफडीआई पढ़ेंगे सभी लोग। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओपन नहीं किया है कमेंट सेक्शन मैंने। किस किस के दिमाग में बैठा? बताएं भी। एफपीआई किस किस को समझ में आ गया? क्या बात है, सबको समझ में आ गया। मजा आ रहा है तुम्हें? सही से बताओ, आनंद आ रहा है? हाँ, मेरा मन यही होता है धीरे धीरे पढ़वा लो मेरे से बस। एक दूसरे कमेंट दिख रहे हैं तुम लोगों को? हाँ, हम भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एकदम परफेक्ट बैठ गया दिमाग में। क्या बात है। पी नोट्स में शिवानी हमें पता ही नहीं था ना कि हमारे यहाँ पैसा कौन लगा रहा है, तो उस धन के स्रोत को नहीं पता। कंपनी पैसा लगा रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट है। अब अंदर जो आदमी पैसा लगा रहा है हमें पता ही नहीं ये पैसा किस प्रकार का है, ब्लैक मनी है, अगले की कमाई भी कमाई है, क्या है। धीरे ही समझ में, धीरे धीरे। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ा तुम्हें एक दिन में 8-10 घंटे दूंगा, पर धीरे चलो। मतलब मैं आज पूरे दिन क्लास ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ उन्हें। बीच में गैप ले लेंगे, एक टाइम के बाद पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ेंगे धीरे धीरे। जल्दी है काम शैतान का। समझ में आ रहा है? चले। अब विशेष कह रहा है एफडीआई क्या हो रहा है, विशेष के लिए आधे घंटे विशेष बात करेंगे। अब जो है वो विशेष बात करेंगे जिसमें हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में बात करेंगे। एफडीआई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ये क्या है? ये 2 प्रकार का होता है, 2 रूट होते हैं, सबके ऊपर चर्चा करेंगे। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वंस एफडीआई इज ऑलवेज एफडीआई। किसी भी संस्था में अगर 10% सेबी के अनुसार, सेबी क्या कहते हैं, सेबी के अनुसार 10% से अधिक का निवेश किस कैटेगरी में आता है? एफडीआई में। मतलब आपको शेयर होल्डिंग के साथ साथ प्रबंध में भूमिका
एवं मताधिकार भी दिए जाते हैं। मताधिकार भी दिए जाते हैं। यह है प्रत्यक्ष एवं स्थायी निवेश है, अपेक्षाकृत स्थायी निवेश है। बेच के जा तो सकते हो लेकिन स्थायी निवेश है। एफपीआई की तुलना में एफडीआई अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है, क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना एवं रोजगार बढ़ते हैं। याद रखें, कोई पैसा लगाएगा तो प्लांट भी लगाएगा, कोई पैसा लगाएगा तो प्लांट भी लगाएगा। याद रखें भाई। अब इसकी दो कैटेगरी हैं। इसकी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर दो कैटेगरी हैं। अगर हम लोग बात करें, कब शुरुआत हुआ हमारे यहाँ, 1991 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में हमने धीरे धीरे कई रूट रखे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। दो शब्द हैं जिनके ऊपर भारत में एलपीजी सुधारों के बाद 1991 से एफडीआई को अनुमति दी गई। भारत में एलपीजी सुधारों के तहत 1991 में एफडीआई की अनुमति दी गई। अब इसे याद करने की कोशिश करना। दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, एक हम क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड एफडीआई, और एक हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड एफडीआई। एक हम क्या बोलते हैं, ग्रीन फील्ड एफडीआई। है तो दोनों ही ठीक। ब्राउन फील्ड एफडीआई का मतलब होता है कि देश में जब पहले से स्थापित किसी कंपनी में निवेश किया जाए, देश में पहले से स्थापित किसी कंपनी में निवेश किया जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड एफडीआई बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ पर पहले हच चला करता था, वो आपके यहाँ पे हच चला करता था, वोडाफोन वालों ने आया, इन्वेस्टमेंट भरा, नाम चेंज किया, बात खत्म। ब्राउन फील्ड एफडीआई का मतलब होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, पहले से विदेशी निवेशक भारत में पहले से स्थापित किसी संस्था या कंपनी में निवेश करें या उसका अधिग्रहण कर लें। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि जो हच चला करता था, वोडाफोन वालों ने पैसा डाला और जो है वो दोस्तों जो है वो हाथों हाथ नाम चेंज कर दिया। तो पहले से स्थापित किसी कंपनी के अंदर पहले से स्थापित किसी कंपनी में या तो निवेश या अधिग्रहण या उसे खरीद लिया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड एफडीआई कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हच हुआ करता था, तो हच को कौन ले गए, वोडाफोन वाले, ठीक है, ब्राउन फील्ड एफडीआई। ये ज्यादा बेहतर नहीं, ठीक है, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो नया प्लांट ही ज्यादा बेटर है, जिससे नए रोजगार लगते हैं। चाहे किया वाले अपने यहाँ पर आए, चाहे टेस्ला वाले आए, चाहे बीआईडी वाले आए, उन्होंने आके कोई हमारी भारतीय कार को नहीं खरीदा, उन्होंने आके अपना जो नया सेटअप लगाया। ग्रीनफील्ड एफडीआई का मतलब होता है विदेशी निवेशक भारत में नई कंपनी या नया प्लांट जो है वो स्टार्ट करें,
भारत में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर नई कंपनी या नए प्लांट की स्थापना करें। विदेशी निवेशक भारत में कोई नई कंपनी या नए प्लांट की स्थापना करें। प्लांट की स्थापना करें तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे दोस्तों आपके यहाँ पर ग्रीन फील्ड जो है वो एफडीए। जैसे BYD वाले आए, आजकल एक कंपनी और आ रही है विनीफेस्ट, है ना, एक कंपनी और आ रही है आपकी टेस्ला वेस्ला, ये हमारे यहाँ आ रहे। तो ये थोड़ी ये इन्होंने टाटा ही कोई कंपनी खरीद ली, ये कह रहे हैं नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये याद रखें, ग्रीनफील्ड एफडीआई बेटर देन ब्राउनफील्ड, क्योंकि जब ग्रीनफील्ड एफडीआई आता है तो इससे देश के अंदर जो है वो आप मान के चलें आपका रोजगार भी बढ़ता है और उसके साथ साथ आधारभूत ढांचा भी बढ़ता है। आधारभूत ढांचा भी बढ़ता है। ये पूरा का पूरा सेटअप लगाते हैं जिससे देश के अंदर जो है वो अच्छे रोजगार की संभावनाएं आती है एज कंपेयर ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड में तो कोई पुराना प्लांट है उसको ले लिया, खरीद लिया, तो वो आपका जो ब्राउनफील्ड एफडीआई हो गया। पर ग्रीनफील्ड एफडीआई क्या है? विदेशी निवेशक भारत में कोई नई कंपनी या नए प्लांट की स्थापना करे। ग्रीनफील्ड ज़्यादा बेहतर है, ब्राउनफील्ड की तुलना में ग्रीनफील्ड ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वैसे तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि ग्रीनफील्ड से जो है वो रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद में इनके आने की प्रवृत्ति के आधार पे दो रूट होते हैं। जब आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर दो रूट जो है वो हम यहाँ देखेंगे एफडीआई के जो है वो दो महत्वपूर्ण रूट होते हैं। एक आपका दिल्ली रूट होगा और एक बॉम्बे रूट होगा। एफडीआई के नियम वियम भी पढ़ेंगे, एफडीआई से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो याद रखें आपके यहाँ पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है जिसमें अगर निवेश में कोई कंपनी है जो पहले से स्थापित किसी कंपनी में निवेश करे तो ब्राउनफील्ड है, नई लगाए तो वो ग्रीनफील्ड है। एफडीआई भारत के लिए अच्छा है क्योंकि स्थायी लाभ मिलता है, बड़ी राशि का निवेश आता है, लंबी अवधि का निवेश आता है, टेक्नोलॉजी साथ में आती है, प्रबंधन में सहयोग होता है। तो ये आप लोगों के लिए एफपीआई की तुलना में ये जो बेहतर है, एफपीआई की तुलना में बेहतर है। अब एफडीआई के आने के दो रूट है। दो रूट क्यों है जी? क्योंकि दोनों रूट जो है वो थोड़े अलग अलग हैं। एक गवर्नमेंट रूट है और एक आपका जो है वो दोस्तों आपका आरबीआई का रूट है, जिसे हम लोग जो है वो बोल देते हैं ऑटोमेटिक रूट। उसे हम ऑटोमेटिक गवर्नमेंट रूट को दिल्ली रूट कहते हैं। यहाँ पर स्पेशली सेंसिटिव जो एरियाज हैं जिसके अंदर संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ पे मंत्रालय से अनुमति की आवश्यकता है, जहाँ पर मंत्रालय से अनुमति की आवश्यकता है, मंत्रालय से अनुमति की आवश्यकता है, वहाँ पर जो है वो दोस्तों कौन सा रूट अपनाया जाता है? गवर्नमेंट रूट अपनाया जाता है, जिसे हम दिल्ली रूट भी कहते हैं, जिसकी प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, जहाँ पर सरकार या संबंधित मंत्रालय से अनुमति लेने जरूरी है। इसे हम लोग जो गवर्नमेंट रूट कहते हैं। आज के दिन हमने इस व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म ही कर दिया। ये मान लो कोई बहुत कम क्षेत्र होंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको पता चलेगा। अब हमने धीरे धीरे जो है वो एफडीआई के अंदर गवर्नमेंट रूट को कम करना चालू कर दिया, क्योंकि अब मंत्रालय से अनुमति की जरूरत नहीं है ना, ऑटोमेटिक आने दो, पैसा ही तो आ रहा है। ये हमने इसलिए किया था कि सेंसिटिव एरियाज के लिए जो है वो दोस्तों आपका जो है वो गवर्नमेंट रूट जरूरी होती है। जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगा रहे हो आप, तो उसमें आप पूछो एक बार, थोड़ा सरकार से अनुमति भी जरूरी है। जैसे आप लोग जो है वो प्रिंट मीडिया अखबार में पैसा लगा रहे हो, तो वो गवर्नमेंट रूट जरूरी है। सरकार से पूछो, सरकार देखेगी ये कंपनी कैसी है, इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, ये भारतीय लोगों का जो है वो आइडियोलॉजी खराब करने तो नहीं आ रही है, ये किसी विदेशी ताकत के पीछे उसका तो काम नहीं है। मतलब सेंसिटिव जो एरियाज हैं जहाँ पर पैसा लगाया जा रहा है, कुछ महत्वपूर्ण या संवेदनशील क्षेत्रों के लिए हमने क्या कर रखा है? गवर्नमेंट रूट कर रखा है। और गवर्नमेंट रूट की क्या हमने व्यवस्था कर रखी है कि अगर देखो 5,000 करोड़ से अधिक के निवेश आ रहे हैं तो वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के पास चले जाएंगे, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी देख लेगी।
5,000 करोड़ तक के निवेश आ रहे हैं तो FIPB देख लेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। FIBP लिख दिया, PB होगा, FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये कब बना सर? 1992 में बना, 2017 में सल्टा दिया। अब हमारे यहाँ नहीं है। पहले हमने क्या किया, गवर्नमेंट रूट में हमने कहा कि देखो भी 5,000 करोड़ से ज्यादा का कोई निवेश आ रहा है तो उसे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देख लेगा। 5,000 करोड़ से कम है तो उसके लिए हमने एक बोर्ड बना दिया और वो था विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, 1992। लेकिन अब सरकार ने धीरे 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 गवर्नमेंट रूट को कम ही कर दिया। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, गवर्नमेंट रूट आपको दिखेगा ही नहीं, का धीरे धीरे कम कर दिया। तो सरकार ने अभी इस FIPB को ही बंद कर दिया 25 साल बाद में, को बंद करो इसे। अब आगे से अनुमति लेनी है मंत्रालय या विभाग से डायरेक्ट ले लो। 5,000 करोड़ से ज्यादा है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से लो, 5,000 करोड़ से कम है तो डिपार्टमेंट से ले लो या आपकी मिनिस्ट्री से ले लो, अलग से बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं। पहले हमने क्यों बनाया था, उस जमाने में 1992 के आसपास सारा मामला ही किस में आता था, आपका गवर्नमेंट रूट से आता था, पूरी अनुमति मंत्रालय से लेनी पड़ती थी। पर आज हमने ऑटोमेटिक कर दिया, लाओ पैसा लगाओ आप, तो सब कुछ हमने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक रूट कर दिया। तो अब जरूरत नहीं है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का है तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, 5,000 करोड़ से कम है तो आप इधर लाओ, आप जो आराम से मंत्रालय से पूछो। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, देखो आप अभी देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा सर अब तो बचा ही नहीं। अब तो जो है वो आपका गवर्नमेंट रूट जो है वो आपको लगेगा बचा ही नहीं। जैसे सेक्टर वार अगर हम लोग चर्चा करें, देखो कृषि के अंदर है ऑटोमेटिक, प्लांटेशन ऑटोमेटिक, खनन ऑटोमेटिक, कोयला ऑटोमेटिक, पेट्रोलियम आपका जो है ऑटोमेटिक, 49 ही हो सकता है पर ऑटोमेटिक। रक्षा में 74 तक ऑटोमेटिक, 74 से ज़्यादा गवर्नमेंट, एक ही है तो रक्षा मंत्रालय से पूछ लेना। हाँ, उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग ऑटोमेटिक, प्रिंट मीडिया ये जो है वो दोस्तों 26% ही है पर सरकारी है तो डिपार्टमेंट से पूछ लेना, ठीक है। एविएशन ऑटोमेटिक, ई कॉमर्स ऑटोमेटिक, सिंगल ब्रांड रिटेल ऑटोमेटिक, मल्टी ब्रांड रिटेल में जो है वो दोस्तों हमारे क्या है, सरकारी है, गवर्नमेंट रूट है तो पूछ लेना भाई, ठीक है। रेलवे अवसंरचना जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सरकारी हैं, पूछ लेना बस। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनमें 20% ही है पर क्या है, आपका गवर्नमेंट है तो आपको एक बार डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा। पेंशन ऑटोमेटिक, पावर एक्सचेंज ऑटोमेटिक, इंश्योरेंस आपका जो है वो दोस्तों अब हम लोगों ने जो बढ़ा दिया उसके अंदर भी क्या है, ऑटोमेटिक। तो धीरे धीरे सारा ऑटोमेटिक हो गया। अब आपने खुद ये लिस्ट देखी उसमें भी आपको 2-3 ही दिखे ना, इसलिए FIB की कोई जरूरत नहीं है, ये लिस्ट याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम सोचो हम रटने बैठ जाए, इसको जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में लिया मैंने, ये आपके यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में। याद तो केवल कभी कभी ये करना होता है कि कोई लेटेस्ट जैसे क्वेश्चन आया था उस समय एक क्वेश्चन आया था कि हमने जो है वो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के तहत पहले FDI 49% था, अब हमने 74% कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, 74% कर दिया। तो ये उस समय करंट में था तो उस समय एक बार क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमने FDI की सीमा इंश्योरेंस में भी क्या कर दी, 74 कर दी, स्वचालित मार्ग से ऑटोमेटिक रूट से कर दी। तो ये याद रखें। अपने यहाँ पर जो है वो मेन रूट कौन सा है, आपका ऑटोमेटिक। गवर्नमेंट रूट में अब कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं रही हैं। गवर्नमेंट रूट में महत्वपूर्ण जैसे सरकारी मीडिया, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अगर 74 से ज़्यादा हो, इन सारी चीज़ों में गवर्नमेंट रूट है और जिसमें अनुमति जो है वो दोस्तों पहले FIPB से लेनी पड़ती थी, अब मंत्रालय से डायरेक्ट लो। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट रूट अब हमने धीरे धीरे जो क्या कर दिया, कम कर दिया। अब एक होता है आपका ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट जो है वो जनरली RBI रेगुलेट करता है और ऑटोमेटिक रूट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो
जटिल प्रक्रिया नहीं है, इजीली आप इन्वेस्टमेंट करो। इस ऑटोमेटिक रूट को जो है वो जो तो दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बॉम्बे रूट बोलते हैं। आज लगभग 90% एफडीआई इससे ही आता है। आज लगभग 90% जो है वो दोस्तों जो है वो एफडीआई इसी से आता है। आज लगभग 90% एफडीआई किससे आता है दोस्तों, जो है वो याद रखना, किससे आता है, इसी से आता है। बात खत्म। 90% एफडीआई के इसी से आता है। अब आप लोगों को अलग अलग जो है वो रूट की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखें, थोड़ा थोड़ा जो है वो चीज़ें हैं। अब इनको देखो, ये आप ये लिस्ट याद करना चाहो, मेरे हिसाब से फ्रूटफुल नहीं है। कुछ चेंज हो तो अलग बात है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं आपकी मर्जी, नहीं आपकी जो मर्जी। ठीक है, फिर भी मोटा मोटी अगर मैं आपको याद करवाऊँ तो आपको क्या याद करना चाहिए। अगर आप फिर भी याद करना चाहें तो मैं आपको रूट याद करवाता हूँ और याद करने की कोशिश करना। एक आप लोगों का गवर्नमेंट रूट होता है, गवर्नमेंट रूट होता है, और एक आपका जो है वो ऑटोमेटिक रूट होता है। क्या याद रखना है, इसे हम लोग दिल्ली रूट कहते हैं और इसे हम लोग बॉम्बे रूट कहते हैं। यहाँ जब आप लोग देखेंगे तो मंत्रालय एवं विभाग से अनुमति की जरूरत होती है, और यहाँ हम जब लोग देखेंगे तो यहाँ अनुमति किसकी चाहिए, आरबीआई से अनुमति। इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, ये सरल प्रक्रिया, ये संवेदनशील क्षेत्र में हमने लागू कर रखा है जहाँ जरूरी है, और ये सामान्य क्षेत्र है। पाँच 5000 CR तक तो मंत्रालय देख लेता है। अब 5000 CR प्लस का मामला है तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देख लेती है। यहाँ पूरा मामला कौन देखता है, आरबीआई देखता है। आज 10% एफडीआई, लगभग 10% एफडीआई यहाँ से आता है, और लगभग 90% एफडीआई यहाँ से आता है। याद रखें, नोट लगा के, दिल्ली रूट के लिए 1992 में FIPB अलग से फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का गठन किया गया था, जिसे 2017 में समाप्त कर दिया गया। अगर आप रूट वाइज भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हमारे यहाँ 100% वालों में देखोगे तो आप देखोगे विनिर्माण 100% में आ गया। उसके अलावा टेलीकॉम 100% में ऑटोमेटिक रूट में आ गया। ई कॉमर्स
100% के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर अनुमति देती। आईटीएम सॉफ्टवेयर, आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर 100%। ठीक है, उसके साथ साथ कृषि एवं पशुपालन 100%। लाओ पैसा लगाओ। उसके अलावा आपके यहाँ पर खनन 100%। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ब्रॉडकास्टिंग 100%। किसके अंदर आपका 100%, याद रखें। उसके अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 100%। और अब हमने बीमा को 100% और कर दिया। इंश्योरेंस सेक्टर को हमने बजट 2025 के तहत जो है वो 100% कर दिया। अब तो बीमा भी हमने बढ़ा के कितना कर दिया, 100% पे लेगा। ये सब ऑटोमेटिक रूट से, अब याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी करो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी भी कुछ हमारे सामने जो है वो है, जैसे रक्षा क्षेत्र है, तो रक्षा में 74% तो ऑटोमेटिक है, लेकिन 74% से ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हो तो गवर्नमेंट रूट है, गवर्नमेंट रूट है। बैंकिंग में अगर अब निजी क्षेत्र का बैंक है तो उसमें 49% तो ऑटो मोड है, पर 49 से 74% तक गवर्नमेंट रूट है। और अगर सरकारी क्षेत्र में पैसा लगाना चाहते हो तो 20%। सरकारी क्षेत्र की बैंक है तो 20%, वो भी गवर्नमेंट रूट से। ये कुछ अभी भी हैं। प्रिंट मीडिया मतलब अखबार, तो हमने अब तक कितना कर रखा है, 26%, और वो भी आपके यहाँ पे कौन से रूट के तहत, गवर्नमेंट रूट के तहत। कुछ चीज़ें हमने रोक रखी हैं वो इसीलिए, ये आप याद करो भाई। पेंशन भी हमने 100% कर दिया, बीमा 100% है, अब हमने पेंशन भी 100% कर दिया। पावर एक्सचेंज स्पेशली हमारे यहाँ पर 49% ही है, तो ये नेक्स्ट लेवल का अगर आप चाहो तो याद कर सकते। 49% ऑटो, ये आप अगर याद करना चाहो तो। ये बदलते रहते हैं, और भी देखते रहना, सरकार जो है धीरे धीरे अनुमति करते रहती है। हाँ, लेकिन अब बीमा पेंशन इनको हम 100% में ले गए, इनको हम 100% में ले गए। आगे बात समझ में? स्पेस सेक्टर में भी 100% तक एफडीआई करते हैं। ये आपके मेजर सेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन जो करंट में है वो तो ये दो हैं। अब हमने पेंशन भी बढ़ा के 100 ले गए,
बीमा भी हम 100% पे ले गए। ये आपके कुछ अलग अलग हैं, दो चार ही हैं। रक्षा के अंदर 100% तक जा सकता है, पर 74 ऑटो है, उससे आगे गवर्नमेंट मतलब सरकार से अनुमति लो। सरकारी बैंक आज भी 20% तक ही हो सकता है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। निजी बैंक में 49 तक ऑटो, इससे आगे जाना है तो गवर्नमेंट। प्रिंट मीडिया में 26 ही हो सकता है, पावर एक्सचेंज में भी 49 ही है। कुछ सेक्टर्स हमारे यहाँ प्रतिबंधित हैं, जहाँ पे आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। कुछ सेक्टर्स हमारे यहाँ पे जो है वो क्या है दोस्तों, आपके यहाँ पर प्रतिबंधित हैं। और अगर आप लोग देखेंगे तो उन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन है। लॉटरी में पैसा नहीं लगा सकते, सट्टेबाजी में नहीं लगा सकते, चिट फंड में नहीं लगा सकते, ऑटोमेटिक एनर्जी में नहीं लगा सकते, रेलवे ऑपरेशन में नहीं लगा सकते। ऑपरेशन मतलब रेल सेवा। इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो तुम लोग, लेकिन तुम ये सोचो कि हमारी रेल ही चला दो, नहीं, रेल नहीं चलेगी तुम्हारी। रेल के डब्बे बना लो, पटरी बना दो, स्टेशन बना दो, टिकट तो इंडियन रेलवे की होगी। सिगरेट एवं तंबाकू, इनके अंदर जो है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर एफडीआई प्रतिबंधित है। लॉटरी, चिट फंड्स, ठीक है, ऑटोमेटिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस, सिगरेट, तंबाकू, इनमें जो है वो दोस्तों आप जो है वो क्या नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और अब एफडीआई का हम पढ़ते हैं प्रॉपर अपना डाटा, और उसके बाद में ये एक टॉपिक पूरा, फिर आधा एक घंटा और लगेगा, फिर मैं आप लोगों को एक्सचेंज रेट और कन्वर्टिबल रेट दो चीज़ समझाऊंगा। समझ में तो आ रहा है बेटे बेटे, आराम से धीरे धीरे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चर्चा करते हैं। एफडीआई से संबंधित डाटा कौन से देश से आता है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा आ रहा है, और उसके साथ साथ आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। अगर आप आरबीआई के टोटल डाटा देखेंगे तो लगभग हमारे पास जो है वो वित्त वर्ष 2025 में 81 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है। अच्छी स्थिति है। पिछले वर्ष की तुलना में तो 71 से 81 हुआ है। तो आप लोग 2023-24 से तुलना करेंगे तो लगभग 13% बढ़ा है। ठीक है। और यहाँ पर आपका टोटल जो विदेशी निवेश जो आया है, इसके अंदर दोस्तों आप लोग ये चीज़ ज़रूर याद रखना, सबसे ज़्यादा सिंगापुर है, उसके बाद मॉरिशस है, फिर उसके बाद अमेरिका है, और उसके बाद में नीदरलैंड है। ये डाटा याद कर लेना। यहाँ तक कि जो मेंस में भी पूछ लेते हैं कि घटता क्रम लिखो, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो अब तो चलो ठीक है, वर्ड लिमिट ज़्यादा बढ़ा दी, लेकिन पूछ ले तो कोई भरोसा नहीं है इनका, पूछ सकते हैं। याद रखना आपके यहाँ पर आज कितना 81 बिलियन डॉलर हमारे पास है, पिछले वर्ष से 13% ग्रोथ रेट, याद रखना। और सबसे ज़्यादा सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर यूएसए, फिर नीदरलैंड, फिर यूएई। देखो तुम लोग, अब जब आप लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में आ रहा है, सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में आ रहा है, तो क्षेत्र जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्विस सेक्टर सबसे आगे है। सर्विस सेक्टर सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा सर्विस में, फिर बाद में आपके यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, उसके बाद में व्यापार में, उसके बाद में ऊर्जा में, उसके बाद में विनिर्माण में। लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहें तो एटलीस्ट ये ज़रूर याद रखें, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, फिर आपके व्यापार में, फिर आपके व्यापार में, फिर जो है वो दोस्तों आपकी रिन्यूएबल एनर्जी और इनके अंदर पैसा आ रहा है। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में आ रहा है, महाराष्ट्र लगभग 40% लेके बैठा 39, फिर कर्नाटक, फिर दिल्ली, फिर गुजरात, फिर गुजरात। इम्पोर्टेंट है, चार याद करने चाहिए, करो कोशिश करो। 81 बिलियन डॉलर हमारा टोटल एफडीआई रहा है, और 81 बिलियन डॉलर जो हमारा एफडीआई रहा है, उस एफडीआई को आप जरूर याद रखें। 81 बिलियन डॉलर जो हमारा एफडीआई रहा है, वो एफडीआई जो है वो दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में 13% बढ़ा है। सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका, नीदरलैंड, सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, व्यापार और गैर परंपरागत ऊर्जा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात। महाराष्ट्र पता ही है, फिर आपका कर्नाटक, कर्नाटक का रीजन आपको पता है सर्विस सेक्टर, दिल्ली कैपिटल है, गुजरात जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर ग्रोथ के अंदर गिफ्ट सिटी और इन्वेस्टमेंट खूब आ रहा है। अहमदाबाद में यहाँ पर सरकार फोकस भी खूब कर रही है, सरकार फोकस भी खूब कर रही है, याद रह जाएगा।
हम्म। 81 बिलियन डॉलर। कोशिश करो भाई। लो कंप्लीट करूं। चलो कंप्लीट करते हैं, लिख लो इसको। और एक ओडीआई नाम की चीज़ और पढ़ाऊंगा कल को, वो भी क्वेश्चन पूछ ले अपने से, ओडीआई क्या होता है। तो पहले तो ये लिखो, ये याद करो, महत्वपूर्ण डाटा FY 2025 मतलब वित्त वर्ष 2024-25 हमारा फॉरेन डायरेक्ट, हमारा FDI जो है वो कितना रहा है। हमारा FDI 71 बिलियन डॉलर से 13% ग्रोथ रेट से बढ़कर 81 बिलियन डॉलर हो गया। 81 बिलियन डॉलर हो गया। ये जरूर याद रखें, जो 81 बिलियन डॉलर हमारा जो हुआ है, उसके अंदर आपके यहाँ देश अगर आप देखें तो सिंगापुर है, उसके अलावा मॉरिशस है, मॉरिशस के बाद एक सेकंड, सिंगापुर 1 नंबर पे, 2 नंबर में मॉरिशस, 3 नंबर पर US है, 4 नंबर पर नीदरलैंड। कौन आपके? नीदरलैंड। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, परसेंट एक का तो पूछ सकते हैं, तो सबका नहीं, तो सिंगापुर का 30% याद रखना। राज्य अगर आप देखें तो 1 नंबर पर महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र 39% है भाई। फिर मैंने आपको क्या बताया, कर्नाटक है, फिर आपका जो है वो दोस्तों कर्नाटक के बाद जो है वो दिल्ली है, दिल्ली के बाद गुजरात है, दिल्ली के बाद गुजरात। क्षेत्र अगर आप देखें तो 1 नंबर पर जो है वो आपका है सेवा क्षेत्र पूरा। सेवा क्षेत्र के बाद 2 नंबर पर आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसमें सेवा भी है। और सॉफ्टवेयर। और 3 नंबर पे जो है वो दोस्तों आता है व्यापार। और 4 नंबर पर आपकी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा, सोलर और इनमें गैर परंपरागत ऊर्जा। अब एक चीज और पढ़नी है आपको, और वो है आपकी ODI, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत का वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेश, भारत का वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेश। मतलब आपा भी तो भेज रहे हैं हमारे, कल ये आपने रिलायंस वाला लगाया है। ODI, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ODI याद रखना भाई, इसका क्वेश्चन कल को आ जाए तो।
ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अगर जब डाटा देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम जो पैसा लगा रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो वो दोस्तों लगभग हम लोगों ने अप्रैल से अगस्त के अंदर 10.2 बिलियन डॉलर का लगाया है। अप्रैल से, ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगस्त 2025 तक 10.2 बिलियन डॉलर लगाया, कम ही लगाया। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हम पैसा वापस लगा रहे हैं सिंगापुर में। सिंगापुर के बाद में हम लगा रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यूएसए के बाद में हम लगा रहे हैं यूएई में हमारा पैसा, हमारी कंपनियां जाके। यूएई के बाद में लगा रहे हैं हम मॉरिशस में, मॉरिशस के। फिर हम लगा रहे हैं नीदरलैंड में। आप लोग यहाँ देखेंगे तो 27%, सिंगापुर में लगभग 27%, ये आपका लगभग 16%, 10%, 9%, 7%। ये डाटा आज तक नहीं पूछा है, अब पूछ लेना तो तुम्हारे मौज बन जाएगी। ये डाटा आज तक नहीं पूछा है इसने कि हमारी कंपनियां कहाँ पैसा लगा रही है, तो उसे हम बोलते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, मतलब भारतीयों के द्वारा किया गया निवेश। तो भारतीय कंपनियां हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा पैसा सिंगापुर, 2 नंबर पर यूएसए, 3 नंबर पर यूएई, 4 नंबर पर मॉरिशस, 5 नंबर पर नीदरलैंड। ठीक है, वैसे एक एक ही पूछा जाता है, तो आप भी सिंगापुर से रहा है और जा भी सिंगापुर में रहा है। यह आपका एफडीआई एफपीआई कंप्लीट है। अब मैं आप लोगों को एक्सचेंज रेट और पढ़ाऊंगा। वो आधा एक घंटा और लगेगा। अभी तो सर्विस सेक्टर की क्लास हटा देना या कल सुबह 7:30 बजे कर देना। अब भी मेरी 3 बजे क्लास जो है वो 5 ईयर प्लान की लगा दो, पंचवर्षीय योजना की, उस क्लास को आगे कर देना। ठीक है, हाँ रेलवे तो गवर्नमेंट ही है, मैं कब मना कर रहा हूँ। वैसे तो सब चीज़ें गवर्नमेंट है, पर रेलवे अवसंरचना के लिए आप ऑटोमेटिक रूट से पैसा लगा सकते हो। बैठ रहा है दिमाग में? हो गया। तुमने विशेष भाई ने लाखों रुपए लगा रखे हैं पहले कोचिंग कर गए, फिर कह रहा है कि मुझे अब अच्छा लग रहा है यहाँ, पहले यहाँ आ जाते हैं। मुझे एकदम फ्रेश बैच बताओ कोई। तुम पढ़ लो यार, फ्रेश ही है सारे। अब मैं 1 साल तक इकोनॉमी पढ़ाऊंगा नहीं, अब 1 साल बाद में आएगा फ्रेश। मैं एकदम टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। अब मैं आप लोगों को काम की चीज़ें 2-3 और पढ़ाऊंगा। ठीक किया ना? उसके साथ नहीं किया इसको, उसके साथ करते तो उकचूक हो जाता मामला। किसके साथ? व्यापार के साथ करते तो उकचूक हो जाता। आज मेरी लीव ये छुट्टी, तुम लोग इसका यूटिलाइजेशन करो। नहीं मेरे को इतनी सीएल मिलती है, यही अगर मैंने पढ़ाया नहीं तो फिर मेरे मन में ये होगा इससे इसलिए छुट्टी क्यों ली फिर। तो 3 बजे से वापस 5 ईयर प्लान में पढ़ेंगे।
अब आधा घंटा जो है वो मैं आप लोगों को एक्सचेंज रेट पढ़ाऊंगा कि एक्सचेंज रेट क्या होती है और कन्वर्टेबल रेट क्या होती है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं ये। RSP का एग्ज़ाम कब है? मैं तो क्या ही बोलूँ, लेकिन अब तो मई में काहे का, अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो एग्ज़ाम मई में तो क्या संभावना, मेरे को तो नहीं लगती। मार्च आपका गया, तो ये 1 महीना देंगे क्या? नहीं, यूट्यूब पे तो क्लास होगी, वो तो रात को लेंगे 8 बजे। यूट्यूब की क्लास में क्या दिक्कत है? चले आगे। चले चले अब आगे। कुछ इंटरेस्टिंग पढ़े। फैक्ट्स ऐसे क्यों दुख पा रहे हो यार, कितनी अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं तुम लोगों ने। FDI क्या होता है, FPA क्या होता है। FPA तुम्हें समझ में आया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब 10% से कम इन्वेस्टमेंट हो। पहले हमने 1992 में संस्थागत निवेशकों को अनुमति दी, फिर पी नोट की समस्या आई तो 2012 में हमने क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है अनुमति दी। फिर इन दोनों को मिला के 2014 में हम FPI कहने लग गए। फिर हमने FDI पढ़ा। FDI हमारे यहाँ LPG रिफॉर्म्स के बाद 1991 से हैं, जिसे हमने 2000 में उधार किया, 2004 में उधार किया, 2014 में उसको और लिबरल किया। ऐसे करके हम FDI में धीरे धीरे अनुमति अच्छी खासी दे रहे हैं। नया प्लांट लगाओ तो ग्रीन फील्ड है, पुराने में चेपो तो ब्राउन फील्ड है। अगर दिल्ली रूट से आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक रूट RBI से अनुमति लेनी पड़ती है, जो कि सरल है, जिसमें 100% कईयों के अंदर हमने अनुमति दे रखी है। और गवर्नमेंट रूट है जिसके अंदर मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। 5000 से करोड़ से कम है तो 5000 करोड़ से ज़्यादा है तो दोस्तों आपके यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड करता है। कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे बीमा क्षेत्र है और आपका पेंशन क्षेत्र है, इनमें 100% हमने कर दिया है। कुछ चीज़ों के अंदर FDI हो ही नहीं सकता। फिर हमने FDI $81 बिलियन है, 71 से बढ़कर 13% ग्रोथ रेट से $81 बिलियन हो गया है। सिंगापुर, मॉरिशस, USA, नीदरलैंड से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आता है। सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। ODI भारत का वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारतीय जो बाहर कर रहे हैं, वो हमारा $10 बिलियन रहा है, जिसमें हम सिंगापुर में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? अब आओ इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे। कन्वर्टिबल रेट और एक्सचेंज रेट जानते हो क्या तुम? हम्म। जानते हो क्या? ये जो दो नाम आते हैं, विनिमय दर और परिवर्तनीयता, क्या होते हैं ये, इन दोनों को समझते हैं। अच्छा टॉपिक है। विनिमय दर क्या है? एक्सचेंज रेट।